हेलो साथियों, प्रमोद स्टडी हब में आपका स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर है और आज के इस सेशन में हम आगामी बैक पेपर के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचार का एकदम डीप रिवीजन करने वाले हैं। प्राचीन काल के राज्य से लेकर आधुनिक युग के समाजवादी विचारकों तक सब कुछ कवर करेंगे। फटाफट नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम यूनिट 1 से लेके 5 तक सब कवर करेंगे। प्राचीन आधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार, फिर राष्ट्रवाद, हमारे आधुनिक दिग्गज और लास्ट में समाजवाद एवं मानववाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूनिट 1, प्राचीन आधार, मनु और कौटिल्य। ये वो दौर था जब राज्य और शासन की बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ही गहरी नींव रखी जा रही थी। चूंकि हम इग्नू के सोर्स मटेरियल को अपना बेस बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्राचीन काल में कानून और प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसा था। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों ने ही इस पूरे सिस्टम का बेस तैयार किया था। अब मनुस्मृति की बात करें तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है उनकी दंड नीति। जरा सोचिए, अगर कानून का डर ना हो तो क्या होगा? समाज में मात से न्याय फैल जाएगा, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। बिल्कुल वैसी ही अराजकता। तो धर्म की रक्षा और समाज को इस अराजकता से बचाने के लिए मनु के हिसाब से दंड नीति एकदम अपरिहार्य है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य ने जो लिखा वो आज भी स्टेट क्राफ्ट यानी शासन कला का एक मास्टरपीस है। उनका सीधा सा फंडा था, इकोनॉमी और एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर स्टेट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में ये वेलफेयर स्टेट वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 पर, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। ये वो वक्त था जब भारत में विचारों की एक नई लहर उठ रही थी। आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय 1772 में उनके जन्म से लेकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना तक की टाइमलाइन देखें तो उनका पूरा जीवन सती प्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में बीत गया। प्रेस की आज़ादी के लिए उन्होंने 1823 में जो ऐतिहासिक याचिका दी थी वो बहुत ही अहम कदम था। इस टॉपिक में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है वो है उनका एकेश्वरवाद यानी मोनोथीज्म पर जोर। उन्होंने उन सभी रूढ़िवादी परंपराओं का खुलकर विरोध किया जो समाज को बांट रही थीं। उनका सीधा सा लॉजिक था कि कोई भी परंपरा तभी मानी जानी चाहिए जब वो तर्क या लॉजिक पर खरी उतरे। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं मानना है। अब आते हैं यूनिट 3 पर, राष्ट्रवाद, मुखर और सार्वभौमिक दृष्टिकोण। सुधारों के बाद अब बारी थी राजनैतिक मुक्ति की, जहां से राष्ट्रवादी सोच की अलग अलग धाराएं निकलीं। बाल गंगाधर तिलक के नोट्स पर नजर डालें तो आपको उनका अग्रेसिव और रियलिस्टिक अप्रोच साफ दिखाई देगा। उनके लिए राष्ट्रवाद अंग्रेजों से कोई राजनीतिक भीख मांगना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने इसे सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक गौरव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ दिया। और ये कोट तो हम सबको बचपन से याद है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन बैक पेपर के नजरिए से इसे थोड़ा गहराई से समझिए। तिलक के लिए स्वराज सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये देश का एक नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट बहुत ही स्कोरिंग है। तिलक का मुखर राष्ट्रवाद वर्सेस टैगोर का सार्वभौमिकतावाद। एक तरफ तिलक और अरविंदो हैं जो हिंदू संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद और पूर्ण राजनीतिक आज़ादी की बात करते हैं। दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो विश्व मानव की बात करते हैं और कहते हैं कि मानवता राष्ट्र से भी ऊपर है। टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरों से आगाह किया था। अब एंटर करते हैं यूनिट 4 में, आधुनिक दिग्गज, गांधी, अंबेडकर, नेहरू और उपाध्याय। 20वीं सदी के इन महान विचारकों ने ही हमारे आधुनिक गणतंत्र का ढांचा तैयार किया है। लॉन्ग आंसर टाइप सवालों के लिए गांधी और अंबेडकर की ये तुलना एकदम क्रिटिकल है। ध्यान दीजिए, गांधी जी का फोकस ग्राम स्वराज, स्वदेशी और अहिंसा पर आधारित एक मॉरल फ्रेमवर्क पर था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई पूरी तरह से सिस्टमैटिक और लीगल थी। उनका पूरा फोकस संवैधानिक लोकतंत्र और जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने पर था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर का ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है।
ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करने और उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से मुख्यधारा में लाने का उनका पूरा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू का विजन एक अलग ही दिशा में था। उनका फोकस था साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। नेहरू का स्पष्ट मानना था कि अगर भारत को अपनी गरीबी और ऐतिहासिक पिछड़ेपन से बाहर निकलना है तो हमें धार्मिक अंधविश्वास नहीं, बल्कि तर्क, आधुनिकता और प्रयोग का रास्ता चुनना होगा। एक और बहुत ही हाई स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो 1965 में आया। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये कहता है कि मानव का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन वो हमारी भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हो, जहां इकोनॉमी स्वदेशी हो और फोकस हमारे गांव के विकास और समाज की समरसता पे हो। अब हम अपने इस रिवीजन के आखिरी पड़ाव पर हैं, यूनिट 5, समाजवाद एवं मानववाद। यहाँ हम उन रेडिकल विचारधाराओं को देखेंगे जो सिस्टम में मौजूद गहरी आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहती थीं। एमएन रॉय की वैचारिक जर्नी बहुत ही दिलचस्प है, कम्युनिज्म से लेकर रेडिकल ह्यूमैनिज्म तक। उनका मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ इंसान है। उनका तर्क था कि इंसान की अपनी बुद्धि और नैतिकता ही उसकी किस्मत तय करती है। इसके लिए किसी धर्म या किसी राज्य की तानाशाही की कोई जरूरत नहीं है। आज़ादी के बाद एक समतामूलक समाज के निर्माण को समझने के लिए समाजवादी आंदोलनों को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसमें 1974 की जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की संपूर्ण क्रांति शामिल है। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, जिसका टारगेट जेंडर, रंग, जाति और धन की असमानताओं को मिटाना था। और हाँ, आचार्य नरेंद्र देव का लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका मुख्य फोकस हमारे किसानों और मजदूरों के हितों पर था। तो साथियों, प्रमोद स्टडी हब का ये डीप रिवीजन सेशन यहीं खत्म होता है। हमने एंशिएंट टाइम की दंड नीति से लेकर मॉडर्न रेडिकल ह्यूमनिज्म तक का सफर तय किया। अब एग्जाम में जाने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आज के आधुनिक भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को सुलझाने के लिए इनमें से कौन सी विचारधारा सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? इस पर सोचिएगा जरूर। आपके बैक पेपर एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।